जब बाकी बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको किताबें सुननी है, तकनीकी मदद से पढ़नी है। ऐसे ही दृष्टिहीन व्यक्ति को सूरदास कहना एक आम बात है। ये हमारे चौथे साथी हैं। आइए यहाँ से आइए। तो माइक कहाँ पर है? एक माइक दो। अच्छा, पहले आप बुके लाएंगे, तो इस बुके को देने के प्रशांत जी आप सबको दीजिए बुके। कहाँ है प्रशांत जी? हाँ, आप दीजिए। एक ही बात है ना? अरे एक ही बात। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग फोटो खींच रहे हैं ना? आइए, आप लीजिए पहले, लीजिए। थैंक यू सर। आप तो हाथ लगाइए। प्रशांत जी नोएडा सेंटर के हेड हैं, आपको पता है ना, ये यहाँ के मुखिया हैं, और गोपाल जी यहाँ का पूरा एडमिन देखते हैं। लीजिए। इनमें से जो सबसे दो रोचक कहानियां मुझे पता लगी, ये सत्येंद्र हैं। इनकी कहानी ये है कि आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत चैलेंज होता है जब आप अन्य व्यक्तियों से अलग क्षमताओं के साथ काम करते हैं, है ना। तो वो सारी परिस्थितियां, जब बाकी बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको किताबें सुननी है, तकनीकी मदद से पढ़नी है, या कोई आपका साथी या कोई पेरेंट आपको पढ़ के हेल्प कर रहा है और वो सब करते हुए तैयारी करनी है। तो सत्येंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने एमफिल किया, पीएचडी किया। उसके बाद इनको शौक हुआ कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं। तो 2016-17 के आसपास से उन्होंने परीक्षा में एंट्री शुरू की और फिर कई बार सिलेक्शन इनका हुआ। इस बार इनका अब तक का हाईएस्ट रैंक है और आईआरएस तो इनको मिल ही जाएगा, लेकिन जो सपना है प्रॉपर आईएएस वाला वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें क्या होता है कि हर कैटेगरी की सीट फिक्स होती है, तो जो इनकी कैटेगरी स्पेसिफिक सब कैटेगरी, उसमें सिर्फ एक सीट प्रॉपर आईएएस की इस बार है, तो वो इनके हाथ में शायद ना आ पाए। आईएफएस के लिए वो थोड़े स्ट्रगल करेंगे। और ये फिलहाल पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज में अधिकारी हैं। माहे एक जगह है भारत के नक्शे पे, केरल के इलाके में पड़ता है, पौंडीचेरी का हिस्सा है। वहाँ ये प्रशासक हैं, अच्छे प्रशासक हैं। इनकी बातों से ही लग रहा है कि इनका अनुभव काफ़ी अच्छा है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अभी आपको मोटिवेशन की डोज ठीक ठाक मिलने वाली है, बहुत जल्दी मौका मिलते है। दूसरी कहानी जो भैया खड़े एकदम कोने में, उनका नाम विवेक यादव है। इनकी कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इनको बेनिफिट मिलता है ओबीसी का, पर इस बार इन्होंने बिना उस बेनिफिट के एग्जाम दिया। मतलब बेनिफिट मिलता है कि मतलब आप ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, आपकी चॉइस की बात है। तो ये इस बार मूड में थे कि मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं। तो जब इन्होंने एग्जाम नहीं देने का फैसला किया, तो इनकी एक मित्र ने इनके बिहाफ पे इनका फॉर्म भर दिया है, भरवा दिया जबरदस्ती। तो भर दिया, तो उसमें जनरल से ही भर दिया। अब भर दिया, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया। तो अब चैलेंज ये था कि सिलेक्ट भी होना है और नंबर भी 30-40 ज़्यादा लाने हैं, ताकि कुछ प्रॉपर आईएएस मिले तो मज़ा आए। तो इनका पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, और इसी झटके में प्रॉपर आईएएस तो नहीं, लेकिन 413 रैंक इनको मिला है, 950 नंबर आए हैं। और इनको जो सर्विस मिल जाएगी बहुत आराम से, वो आईआरएस है। और यदि ये अपना सर्टिफिकेट लगा देते तो इस समय आईएएस बन के मसूरी जा रहे होते। मतलब प्रॉपर आईएएस इनकी जेब में था, तो जेब में से कोई निकाल के ले गया 1 साल के लिए। और ये बहुत खुश हैं इस बात से। खास बात ये कह रहे हैं कि आईएएस तो बन ही जाएंगे, लेकिन मज़ा तो इसमें कि रैंक ऐसा है कि लोग याद रखें। तो मुझे नियति ने मौका दिया है एक बार और कि अब एक नौकरी तुम्हारे जेब में है, ज़्यादा उसका लोड मत लेना, फिर से एग्ज़ाम दो बढ़िया से और कुछ कमाल करके दिखाओ। तो सबसे पहले अभी इनसे शुरू करते हैं, फिर हम आगे पर्चे करवाते हैं, वरना भूलते भी जाएंगे साथ साथ। इनकी इच्छा थी कि मैं इनसे सवाल पूछूं और ये जवाब देंगे। सत्येंद्र जी, लो सत्येंद्र जी, ये माइक है। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपनी ओर से बच्चों को अगर बताना चाहें कुछ भी अपनी कहानी के बारे में। थैंक यू सर।
मैं स्टार्ट करना चाहता था आपको अपने जीवन के संघर्षों के बारे में। और इस बार मैंने चौथी बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकाला 318। अभी मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर हूँ माहे, जैसे कि सर ने बताया। तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो आपको बताते हैं स्ट्रेटजी एग्ज़ाम की क्लियर करने की, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी आपकी यात्राएं होनी चाहिए। मैं वो सब आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको बहुत सारी बोरियत से बचा लूँगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको ये बताऊंगा कि हम में से बहुत सारे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, दे कैन बी वुमेन, दे कैन बी अदर जेंडर्स, दे कैन बी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, दे कैन बी लोअर क्लासेस और लोअर मिडिल क्लासेस। इन लोगों को मैं डिप्राइव्ड सेगमेंट्स कहता हूँ। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से ज़्यादा संघर्ष झेलने पड़ते हैं, ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें पहली चुनौती है इनविजिबलाइजेशन। मेरे अनुभव भी कुछ ऐसे ही रहे। मैंने अपनी जो आंखें हैं, आईसाइट है, वो एक गलत इंजेक्शन के कारण बचपन में ही खोई। उसके बाद से विकलांगता से संबंधित कुछ ऐसे अनुभव रहे कि मुझे इनविजिबलाइज किया गया। पब्लिक गैदरिंग्स में, या कोई मेहमान आए, या कोई फीस्ट हो, कोई फंक्शन हो, वहाँ मेरी उपस्थिति को डिस्करेज किया जाता था, बिहाइंड क्लोज डोर्स रहने को कहा जाता था। ये बात सिर्फ मेरे साथ नहीं है, महिलाओं के साथ इस समाज में आज तक है। देश की राजधानी में 9 बजे के बाद आपको इनविजिबलाइज कर दिए जाने की हैसियत दी जाती है। तो इस समाज का ये चेहरा भी आप देख लें कि सिर्फ आप तैयारी करने का प्रेशर ही नहीं झेल रहे, इस इनविजिबलाइजेशन को अपने ऊपर से उखाड़ फेंकने का जो आपके ऊपर दायित्व है, वो भी आप लेके चल रहे हैं। दूसरी समस्या, लोगों को शिक्षित करने के लिए जनेऊ संस्कार होते हैं, तमाम तरीके के संस्कार होते हैं। मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ। मुझे तो गांव के हेडमास्टर ने शिक्षित करने से ही मना कर दिया, और जब मैं जबरन स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाके बैठा तो मुझे धुतकार के भगा दिया गया वहां से, क्योंकि मैं वहां बिलोंग नहीं करता। उनकी संकल्पना परिकल्पना से बाहर की बात थी कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ लिख भी सकता है, इसलिए उन्होंने यही माना कि इनकी शिक्षा दीक्षा तो हो नहीं सकती, तो अब इनके लिए यही उचित है कि ये कृषि करें, ये रामायण पढ़ें, या कुछ ऐसा याद करें, कंठस्थ करें। तो मैंने वहाँ उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, उनके उस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया। स्वयं को शिक्षित करने के लिए प्रयत्न किए। बचपन से ही 6-7 साल की उम्र से ही मैं स्वयं अकेला हॉस्टल्स में रहा और अपने आप को शिक्षित किया। फिर मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया, फिर जेएनयू गया, फिर यहाँ आ गया। जो तीसरी तरीके की समस्या, और हम सबके साथ है, हर डिप्राइव्ड सेगमेंट के साथ है, वो है ह्यूमिलिएशन। ऐसे ही दृष्टिहीन व्यक्ति को सूरदास कहना एक आम बात है। ये सब झेलना हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है, परंतु ये एक डिवाइस है सक्षम समाज के हाथ में, आपको शांत कर देने का, आपको हतोत्साहित कर देने का, और आपको ये बता देने का कि आप जहां हैं वहीं बिलोंग करते हैं, उससे आगे उठने के सपने न देखिए, और इस सब के खिलाफ भी आपको लड़ना है। और आखिरी चीज है प्रेजुडिसेस, या एक तरीके का एबलिज्म। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कंट्रोवर्सी किसी फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में थी। लोगों ने असली इशू को समझा ही नहीं। इस देश के शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट्स ने, नौकरशाहों ने, पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए जो आरक्षण है एलिट सर्विसेज में, उसको स्क्रैप करने की वकालत जारी कर दी। किसी ने तो ये भी कहा कि भाई ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये 1 घंटे लोगों को सुनवाई नहीं कर पाएंगे, पब्लिक स्पेसेस में जाके ये जो है इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा एंड मुझे आदरणीय उपराज्यपाल साहब से रिकमेंडेशन मिल चुका है। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरे काम को। मैं ये समझता हूँ कि जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं, कमिश्नर्स हो सकते हैं, इस देश का शासन अभी भी ये मान कर चलता है कि एक दृष्टिबाधित इंसान, a person with visual disability cannot function as a diplomat for this country। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम एक तरफ समावेशी होने की बात करते हैं, इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, फीजिबिलिटीज़ की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी एलीट सर्विसेज को लोगों के लिए एक्सक्लूडेड रखना चाहते हैं ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्थेटिक दिखें। हम अपनी विकलांगता को स्वयं ही गले नहीं लगाना चाहते।
ऐसा राष्ट्र हम हैं। तो वे सब लोग जिन जिन तक ये बात पहुंचे, मैं उनकी सेंसिबिलिटीज़ को, उनकी कॉमन सेंस को अपील करता हूं कि आप मेरा इस बारे में साथ दें कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को खोल दिया जाना चाहिए और उन्हें एक डिप्लोमेट के रूप में कार्य करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अब इस तरीके के माहौल में, इस तरीके के झंझावातों को जीते हुए मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। पहला संघर्ष यही था कि मुझे शिक्षित कैसे किया जाए। लोगों ने कहा तुम शिक्षित हो ही नहीं सकते। मैं हो गया शिक्षित। फिर लोगों ने कहा कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती। जब मैं पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर बना, बहुत सारे लोगों ने विश्वास करने से मना कर दिया, नहीं ये पढ़ा ही नहीं सकते, कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने पढ़ाया, फिर लोगों ने कहा नहीं कुछ और नहीं कर सकते, पढ़ा तो सकते ही है। तो मैंने ये 4 बार सिविल सेवा निकाली, तब भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि तुम आईएफएस नहीं बन सकते। तो हर मोड़ पे, जीवन के हर मुकाम पे स्वयं को, खुद को आपको न केवल दूसरों की नजरों में सिद्ध करना पड़ेगा, बल्कि स्वयं भी अंदर से, बहुत अंदर से ऐसी जिजीविषा खींच कर जिंदा रखना पड़ेगा जो बड़ी ही अलभ्य है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप सब लोग ये समझें कि अपने स्वयं के संघर्षों में आप नितांत अकेले हैं। हर किसी को यह भ्रम है कि साथ है दुनिया का मेला, पर हकीकत में सभी को चलना है बिल्कुल अकेला। जिंदगी ने मुस्कुरा के बस गले उसको लगाया, जिसने भी जिंदा दिली से जिंदगी का खेल खेला। इस जिंदगी के खेल में इंडोमिटेबल विल, इच्छा शक्ति का स्वयं जनरेशन कीजिए, स्वयं को पानी दीजिए, स्वयं उसे सिंचित कीजिए, कोई और देगा नहीं। और इसमें दूसरा काम जो आप करें वह यह करें कि समझ लें कि आपकी जो बैटल है वो अकेले नहीं, बल्कि इंटरसेक्शनैलिटीज़ के थ्रू लड़ी जाएगी। मेरी जो समस्याएं हैं वे समस्याएं ट्राइबल्स की भी हैं, वे समस्याएं लोअर क्लासेस की भी हैं, दूसरे मार्जिनलाइज सेक्शंस की भी हैं, वुमेन की भी हैं। जब इन समस्याओं को इंटरसेक्शनैलिटी और सॉलिडेरिटी के थ्रू एक साथ समाज समझेगा, उसके सामने रखा जाएगा, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी शायद इंक्लूसिव स्पेसेस हम सब लोगों को उपलब्ध हो पाएंगे। तो इसीलिए आप ये बात समझ लें कि अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अंबर सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, जिससे हृदय को बल मिले है ध्येय अपना तो वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। करते रहिए संघर्ष जीवन पर्यंत। धन्यवाद। ठीक ठाक डोज मिल गई आपको मोटिवेशन की, है ना? तो समझना ये है, जो इनका मैसेज है उसको भी समझना है कि समाज में जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में थोड़ा वंचन के शिकार हैं, उनके प्रति आपको संवेदनशील होना, उनको उनका हक मिले, उनके हक के प्रति जिम्मेदार होना, और अपनी भाषा में विशेष रूप से बहुत सावधान रहना कि आपका कोई मजाक किसी वंचित व्यक्ति को और बुरी स्थिति में न धकेल दे। बैक्सर क्लासेस में इस बात का जिक्र करता हूं कि एक व्यक्ति मान लीजिए किसी वजह से जन्म से या किसी बाद में दुर्घटना से नहीं देख पा रहा है। अब एक तो वो लगातार ये झेल रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, ऊपर से समाज के लोग उसको कभी सूरदास कह देंगे, कभी और गंदा शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। और एक बार आपने किसी को ऐसे शब्द से बोला, उसके बाद कितने दिन लगते हैं वापस अपना आत्मविश्वास लाने में, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। और हम सब किसी ना किसी ऐसी स्थिति के, भाई कोई देखने में छोटा है, कोई उसको बोना बोल दे, छोटू बोल दे सरेरा सबके सामने, कोई थोड़ा सा मोटा है, कोई उसको मोटू बोल दे सबके सामने, पूरी इज्जत तार तार कर दे। और हो सकता है कि उसका मोटापा भोजन की वजह से ना हुआ हो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ हो, क्या पता। तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा अलग है किसी भी वजह से, एक भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल भूल के भी नहीं करना है जो उसका मजाक बना दे। ये भाषा की संवेदनशीलता यूपीएससी की तैयारी में कम से कम जितना इंसान बन जाना चाहिए हमें, उसमें बहुत बेसिक सी बात है। तो किसी को भी उसके जन्म की विशेषताओं या दैहिक विशेषताओं
या दैहिक वंचनाओं के आधार पर उसका नामकरण करना, चिढ़ाना गलत चीज। भूल के भी ऐसा नहीं करना। जैसे गांव में बहुत मजाक में, गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में क्या होता है, किसी का रंग सांवला, उसका नाम क्या पड़ गया, कालू। ये कितना खतरनाक रेसिस्ट कमेंट है जो आप बचपन से उसके साथ कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपने रंग खराब होने की वजह से इतना ज्यादा हीन भावना का शिकार हो गया, सिर्फ इसलिए कि सब उसको मजाक में ऐसा कहते थे, कोई मीन में नहीं कर रहा है। तो हमारे विशेषण, हमारी संज्ञाएं दूसरों के साथ क्या है, वो बहुत मैटर करती हैं। इनकी बात से जो चीज सीखने की है, बाकी तो ठीक है, सफल होंगे, आप भी होंगे, ये भी हुए, पर सफल होने के साथ साथ एक सभ्य समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी भी तो निभानी है, वो भी तो महत्वपूर्ण बात है ना। शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात सब बच्चों को बताई।